नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पश्चिमीकरण। सुनने में शायद ये एक भारी भरकम शब्द लगे, पर असल में ये हमारे समाज के ताने बाने को, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत गहराई से अफेक्ट करता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सोसाइटल चेंज को समझने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे समाज में हमारे आसपास जो बदलाव हम देख रहे हैं, चाहे वो हमारे कपड़ों में हो, हमारे खान पान में हो या हमारी सोच में, इन सब के पीछे की असली वजह क्या है? ये सवाल हमें सीधा आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। और जानते हैं, इन्हीं बदलावों को समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट एक खास कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पश्चिमीकरण है क्या आखिर? सीधे सीधे कहें तो ये एक ऐसी सोशो कल्चरल प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी समाज, खासकर नॉन वेस्टर्न समाज, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके वैल्यूज और विचारों को अपनाता है। और हाँ, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये एक बहुत ही धीमी पर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी बात को हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने और भी साफ किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संपर्क के कारण गैर पश्चिमी समाज में जो परिवर्तन आते हैं, वही पश्चिमीकरण है। देखिए, कितनी सीधी और सटीक बात है। ये हमें बताता है कि ये जो बदलाव है ना, ये बाहरी कांटेक्ट का एक डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है, मतलब ये फैलती कैसे है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि समाज के किन किन हिस्सों पर इसका असर होता है और कौन सी वो फोर्सेस हैं जो इसे आगे बढ़ाती हैं। अब जरा इन एरियाज को देखिए। यहाँ पर जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि इसका असर कितना वाइड है। ये सिर्फ हमारे कपड़े पहनने के तरीके या खाने पीने तक ही नहीं है, नहीं, इसका असर तो हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम पर है, हमारे लॉज पर है, टेक्नोलॉजी पर है, और यहाँ तक कि हमारे कोर वैल्यूज जैसे इंडिविजुअलिटी और इक्वालिटी, उन पर भी इसका गहरा असर हुआ है। तो फिर अगला सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आए कैसे, इसके पीछे क्या ड्राइवर्स हैं? इसके पीछे हिस्टोरिकल और मॉडर्न दोनों तरह के कारण हैं। देखिए, कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन ने तो इसकी नींव रख दी, और फिर अर्बनाइजेशन, कम्युनिकेशन और आज के ज़माने में तो मास मीडिया, इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन, इन सब ने मिलकर इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं रॉकेट की स्पीड दे दी है। अच्छा, कोई भी इतना बड़ा सोशल चेंज हो, वो कभी भी वन साइडेड नहीं होता, है ना? उसके कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। तो चलिए अब इस सिक्के के दोनों पहलुओं को जरा गौर से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से साइंटिफिक आउटलुक, डेमोक्रेसी और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे पॉजिटिव बदलाव आए, ये बहुत अच्छा है। पर दूसरी तरफ इसी प्रोसेस की वजह से हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज कमजोर हुए हैं, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है और एक तरह का कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस भी खड़ा हो गया है। तो सवाल यही है कि बैलेंस कहाँ है? अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पर आते हैं। अक्सर लोग ना वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। सोशियोलॉजी में इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्लियर और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो की टेकअवे क्या है? देखिए, हर मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन एक ज्यादा ब्रॉड टर्म है। इसका लेना देना है रैशनैलिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी से, जो कहीं भी हो सकता है। कोई भी समाज अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडर्न हो सकता है, जबकि वेस्टर्नाइजेशन वो स्पेसिफिकली वेस्टर्न कल्चर और उनके तौर तरीकों को अपनाने से जुड़ा है। ये है मेन फर्क। तो अब तक हमने क्या क्या समझ लिया? इसकी डेफिनेशन, इसके कारण, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स और मॉडर्नाइजेशन से इसका फर्क। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, तो फिर हमारा नजरिया क्या हो? हमें इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को देखना कैसे चाहिए? और ये जो बात है ना, यही इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। असली समझदारी आंख बंद करके पश्चिम की नकल करने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि असली रास्ता ये है कि हम वहाँ से जो यूजफुल एलिमेंट्स हैं, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, उन्हें अपनाएं और उन्हें अपने लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडैप्ट करें, मतलब अपने हिसाब से ढालें। हिंदू धर्म में ना जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार होते हैं, लेकिन एक संस्कार ऐसा है जिसे दूसरा जन्म तक कहा जाता है, और वो है उपनयन संस्कार। पर ऐसा क्यों? क्यों इसे ज्ञान का दरवाजा माना जाता है? आइए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये उपनयन संस्कार है क्या चीज?
देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन बात सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। ये असल में किसी बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई और सामाजिक जिम्मेदारियों की दुनिया में एक तरह की, कह सकते हैं, ऑफिशियल एंट्री है। ये एक छात्र के जीवन की सही मायनों में शुरुआत है। तो सवाल उठता है, भाई इसकी जरूरत ही क्या है? क्या ये बस एक पुरानी परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं? असल में इसके पीछे शिक्षा, समाज और अध्यात्म से जुड़े बहुत गहरे मकसद हैं, जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। इसके 3 सबसे बड़े उद्देश्य हैं। सबसे पहला, बच्चे को हर तरह की शिक्षा के लिए तैयार करना, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या स्कूल की पढ़ाई हो। दूसरा, उसके मन में गुरु के लिए सम्मान और ज्ञान पाने की एक सच्ची लगन पैदा करना। और तीसरा, उसे अपनी संस्कृति और जड़ों से मजबूती से जोड़ना। मतलब देखा जाए तो ये एक पूरी तैयारी है जो किसी को उसके भविष्य के लिए तैयार करती है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये संस्कार होता कैसे है, क्योंकि इसमें जो भी रस्में होती हैं ना, हर एक का एक बहुत ही गहरा, एक प्रतीकात्मक मतलब है जो इसे वाकई में बहुत खास बनाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कुछ स्टेप्स में होता है। शुरुआत होती है शुद्धिकरण और तैयारी से। फिर आता है सबसे जरूरी पल, यज्ञोपवीत धारण करना, मतलब वो पवित्र धागा पहनना। इसके बाद गुरु के सामने मंत्रों का जाप होता है और आखिर में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। हर कदम जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत का इशारा है। हाँ, तो ये यज्ञोपवीत, जिसे हम आम भाषा में जनेऊ भी कहते हैं, ये इस पूरे संस्कार का आप कह सकते हैं दिल है। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये एक वादा है, एक संकल्प है, सीखने की इच्छा का, अपने कर्तव्यों को निभाने का और आध्यात्मिक अनुशासन का। इसे पहनकर कोई भी इन सारी जिम्मेदारियों को अपनाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं पहचान की। मतलब ये संस्कार किसी की धार्मिक और सामाजिक पहचान को कैसे बनाता है, या कहें तो और पक्का करता है। ये रस्म एक व्यक्ति को अपने समाज और अपनी परंपरा से और भी गहराई से जोड़ देती है। अगर हम पारंपरिक व्यवस्था की बात करें तो उपनयन की सही उम्र वर्ण के हिसाब से तय की जाती थी। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण बच्चे के लिए ये उम्र 8 साल थी, क्षत्रिय के लिए 11 साल और वैश्य के लिए 12 साल। अब ये जो उम्र का फर्क था वो असल में उस समय की सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ा था। मतलब हर वर्ण से अलग अलग तरह के काम और ज्ञान की उम्मीद होती थी। लेकिन वो तो पुराने जमाने की बात हो गई। आज क्या, 21वीं सदी में इस संस्कार का क्या मतलब है? क्या आज भी ये उतना ही जरूरी है या बस एक रस्म बन के रह गया है? और ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम आज का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं। वो गुरुकुल से तो जाहिर है बिल्कुल अलग है। तो फिर क्या आज की दुनिया में इस पुराने संस्कार के लिए सच में कोई जगह है? तो देखिए, इसका जवाब छिपा है कि हम इसे आज देखते कैसे हैं। बहुत से लोग अब इसे सिर्फ एक पूजा पाठ या रस्म नहीं मानते। उनके लिए ये सामाजिक और शैक्षिक अनुशासन का, मतलब कि सोशल और एजुकेशनल डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। मतलब असली बात रस्मों की नहीं, बल्कि उस संदेश की है जो इससे मिलता है, अनुशासन और जिम्मेदारी। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर में उपनयन संस्कार की विरासत क्या है? इसका पूरा सार आप कह सकते हैं 2 शब्दों पर टिका है, ज्ञान और कर्तव्य। इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। ये संस्कार केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि कर्तव्य, अनुशासन और सांस्कृतिक पहचान की नींव भी रखता है। सीधे सीधे कहें तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि एक अच्छा, जिम्मेदार इंसान बनने और एक बेहतर जीवन जीने की पूरी तैयारी है। नमस्कार। चलिए आज भारत के गांवों की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक जटिल सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को समझते हैं। एक ऐसा ताना बाना जिसने सदियों तक, आप सोचिए, रिश्तों को, पेशों को और यहाँ तक कि दायित्वों को भी एक धागे में पिरोकर रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जजमानी प्रथा की। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपका काम क्या होगा, आपके क्लाइंट्स कौन होंगे और तो और आपको उस काम के बदले में क्या मिलेगा, ये सब कुछ आपके जन्म के साथ ही तय हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये कोई कहानी नहीं है। ये सदियों तक भारतीय गांवों की एक हकीकत थी और इसी हकीकत का नाम है जजमानी प्रथा। तो चलिए आज इसी व्यवस्था की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्यवस्था काम करती कैसे थी? मतलब इसके पीछे के नियम क्या थे, इसका आधार क्या था? इसको समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी परिभाषा और इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनको जानना बहुत जरूरी है।
तो देखिए, जजमानी प्रथा को अगर हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये भारतीय गांव की एक ट्रेडिशनल सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था थी। अब इसका आधार क्या था? इसका बेसिस था अलग अलग जाति समूहों के बीच सर्विसेज और गुड्स का वंशानुगत लेन देन, मतलब हेरिडिटरी एक्सचेंज। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ रिश्ते किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नहीं होते थे, बल्कि एक पूरे परिवार का रिश्ता दूसरे पूरे परिवार से होता था, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। अब देखिए, इस सिस्टम की ना 4 बहुत खास बातें थीं। सबसे पहली, काम का जाति के आधार पर बंटवारा, मतलब हर जाति का एक फिक्स्ड पेशा होता था। दूसरा, ये जो रिश्ते थे ये परमानेंट और हेरिडिटरी थे। जैसे अगर कोई लोहार किसी किसान परिवार के लिए काम कर रहा है तो उसका बेटा भी आगे चलकर उसी परिवार के लिए काम करेगा। और असल में इन्हीं 2 पिलर्स पर पूरे गांव की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल कंट्रोल टिका हुआ था। अच्छा, तो इस पूरी व्यवस्था के सेंटर में कौन लोग थे? इसके 2 मेन कैरेक्टर्स थे, जाजमान और सेवक। चलिए अब इनकी भूमिकाओं और इनकी जो आपस की जिम्मेदारियां थीं उनको समझते हैं। तो इस लेन देन में आप कह सकते हैं 2 साइड्स थीं। एक तरफ थे जाजमान। ये कौन थे? ये आमतौर पर गांव के जमींदार या बड़े किसान परिवार होते थे, और ये सर्विसेज के बदले पेमेंट कैसे करते थे? अनाज, कपड़े या दूसरी चीजें देकर। अब दूसरी तरफ थे सेवक, जैसे कुम्हार हो गए, बढ़ई, लोहार। ये सब लोग अपनी खास स्किल्स या सेवाएं देते थे। तो ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाला एक म्यूचुअल सिस्टम था। इस पूरे स्ट्रक्चर को ना एक कोटेशन बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहता है कि ये एक ऐसी सामाजिक आर्थिक प्रणाली है जिसमें जाति आधारित पेशे और सेवाओं का परंपरागत आदान प्रदान होता है। तो इस बात से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक डील नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत गहरी सामाजिक व्यवस्था थी। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिस्टम सिर्फ अच्छा ही अच्छा था या फिर इसके कुछ डार्क साइड्स भी थे? चलिए इसके दोनों ही पहलुओं पर नजर डालते हैं, स्टेबिलिटी और इनइक्वालिटी। अगर हम पहले इसके पॉजिटिव साइड को देखें तो हाँ, इस सिस्टम ने गांव की इकोनॉमी में एक तरह की स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन पैदा किया। ये बात तो पक्की है। इसने जो ट्रेडिशनल पेशे थे, जो स्किल्स थीं, उनको बचाए रखा। और सबसे बड़ी बात, इसने दोनों ही पक्षों को एक बेसिक सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की गारंटी दी। मतलब आप कह सकते हैं कि गांव अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट बन गया था। लेकिन जैसा कि हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, इसका दूसरा पहलू कई ज्यादा गंभीर है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो इसे सहयोग नहीं बल्कि शोषण पर आधारित एक सिस्टम मानते हैं। उनका कहना है कि इसी व्यवस्था ने जाति व्यवस्था की जो जड़ें थीं, जो सामाजिक असमानता थी, उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया। और अगर कोई नियम तोड़ता था तो उससे सोशल बॉयकॉट, मतलब सामाजिक बहिष्कार जैसी कड़ी सजा मिलती थी। जाहिर है ये चीजें इसे एक दमनकारी ढांचा भी बनाती थीं। तो सवाल उठता है कि सदियों पुरानी ये इतनी मजबूत व्यवस्था आज कहाँ है? मॉडर्निटी की जो लहर आई उसने इसे कैसे बदला? चलिए देखते हैं कि आज इसका क्या स्वरूप है और इसके क्या कुछ हिस्से अभी भी बाकी हैं। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, एजुकेशन फैली और एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आई तो इसकी पूरी नींव ही हिल गई। कैश का इस्तेमाल बढ़ने लगा, लोगों को नौकरी के नए नए मौके मिलने लगे। तो जाहिर है जजमानी प्रथा का जो पुराना रूप था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। अब सर्विसेज के बदले अनाज या सामान नहीं बल्कि ज्यादातर कैश में पेमेंट होने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इकोनॉमिकली ये सिस्टम भले ही लगभग खत्म हो गया हो, लेकिन इसके कल्चरल निशान वो आज भी कुछ गांवों में एक ट्रेडिशन के तौर पर जिंदा हैं। खासकर जब कोई त्योहार होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो वो पुराने जजमानी रिश्ते आज भी निभाए जाते हैं, भले ही अब उनका इकोनॉमिक बेसिस पूरी तरह से बदल चुका हो। राष्ट्रवाद, यह शब्द हम सब ने कई बार सुना है ना? पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी भावना है जिसने क्रांतियों को जन्म दिया है, देशों को आज़ाद कराया है और दुनिया का नक्शा तक बदल कर रख दिया है। चलिए आज इस बड़े और ज़रूरी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
हम सब अपने देश के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, है कि नहीं? चाहे वो क्रिकेट मैच में टीम इंडिया की जीत पर उछलना हो या फिर 15 अगस्त को तिरंगा देखकर गर्व महसूस करना हो। ये एहसास हम सब के अंदर कहीं ना कहीं तो होता ही है। पर कभी सोचा है कि अपने देश के लिए ये जो प्यार है, ये जो एक लगाव है, ये आखिर है क्या? इसी को समझने के लिए आज हम राष्ट्रवाद की एक एक परत को खोलेंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम राष्ट्रवाद के मतलब से शुरू करेंगे, फिर इसके अलग अलग रूपों और इसके पैदा होने के कारणों को जानेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि किताबों में या एकेडमिक तौर पर राष्ट्रवाद का असल मतलब क्या होता है। तो देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पूरी की पूरी विचारधारा है। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि लोगों की सबसे बड़ी लॉयल्टी, उनकी सबसे पहली वफादारी अपने देश के लिए होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो एक जैसी पहचान है, ये बनती कैसे है, और यहीं से हम इसके अलग अलग रूपों तक पहुंचते हैं। अब मजे की बात यह है कि राष्ट्रवाद का कोई एक फिक्स चेहरा नहीं होता, ये अलग अलग हालात में अलग अलग शक्ल में सामने आता है। आइए इसके कुछ सबसे जरूरी प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले आता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये वो धागा है जो सबको एक कल्चर, एक संस्कृति से जोड़ता है। इसमें भाषा, साहित्य, कला और हमारी परंपराएं, ये सब मिलकर एक राष्ट्रीय पहचान बनाती हैं। भारत का स्वदेशी आंदोलन इसका एक बेहतरीन उदाहरण था, जब भारतीय संस्कृति और भारत में बनी चीजों को अपनाकर राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाया गया था। इसके बाद आता है राजनीतिक राष्ट्रवाद। अब इसका गोल बिल्कुल क्लियर है, राजनीतिक आजादी और एक संप्रभु राष्ट्र बनाना। संप्रभु राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद ले सके, किसी बाहरी ताकत के दबाव में ना हो। भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम इसी राजनीतिक राष्ट्रवाद का सबसे जीता जागता सबूत है। और फिर है आर्थिक राष्ट्रवाद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका फोकस देश के आर्थिक हितों, मतलब देश की इकोनॉमी को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने पर होता है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना इसी का एक बड़ा हिस्सा था। मकसद साफ था, देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी कंट्रोल से आज़ाद कराना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी ताकतवर विचारधारा या आखिर पैदा ही क्यों होती है? इसके पीछे क्या वजह होती है? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, कोई बाहरी ताकत आकर किसी देश पर कब्जा कर ले, उसकी संस्कृति को दबाने लगे और उसी के संसाधनों को लूटने लगे। ऐसे में क्या होगा? लोगों के बीच हम सब एक हैं वाली भावना अपने आप जागेगी। अपनी पहचान को बचाने की कोशिश, आर्थिक लूट से आज़ाद होने की छटपटाहट और अपनी राजनीतिक आज़ादी पाने की यही जबरदस्त इच्छा राष्ट्रवाद की आग को भड़का देती है। अब चलिए इन सारी थ्योरीज को अपने देश भारत के अनोखे और प्रेरणा देने वाले अनुभव से जोड़कर देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि इसका जन्म और विकास सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पर हुआ। इसका एक ही और सबसे बड़ा लक्ष्य था, भारत को ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ाद कराना। और इस बहुत बड़े आंदोलन को रास्ता दिखाया हमारे महान नेताओं ने। एक तरफ महात्मा गांधी थे अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते के साथ, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे जिनका रास्ता अलग था। पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने भी इसे आकार दिया। हाँ, विचारधाराओं में फर्क था, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, आज़ाद भारत। इन सब ने मिलकर ही करोड़ों बिखरी हुई आवाज़ों को एक सपने के लिए एकजुट किया। लेकिन देखिए, कोई भी आइडिया जो इतना पावरफुल हो, उसके सिर्फ अच्छे पहलू नहीं हो सकते। इसके दो पहलू हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ राष्ट्रवाद ने भारत जैसे देशों में लोगों को जोड़ा, राष्ट्रीय एकता बनाई और आज़ादी की लड़ाई को वो ताकत दी जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर दूसरी तरफ जब यही राष्ट्रवाद हद से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब उग्र हो जाता है, तो ये हम और वो की एक खतरनाक दीवार खड़ी कर देता है और ये अक्सर दूसरे समुदायों या देशों के प्रति नफरत और लड़ाई की वजह भी बन जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? बैलेंस, संतुलन ही सब कुछ है। एक बैलेंस्ड राष्ट्रवाद जो अपने देश से प्यार करना सिखाता है, लेकिन दूसरे देशों या समुदायों से नफरत करना नहीं।
असल में वही समाज और देश की तरक्की में मदद करता है। ये गर्व की भावना है, घमंड की नहीं। आज के परिवार वो पहले वाले परिवार नहीं रहे। दादा दादी की कहानियों वाले वो जो बड़े बड़े घर होते थे, वो अब जैसे कहीं खो से गए हैं। तो आज हम इसी बदलाव की तह तक जाएंगे और समाज की सबसे पुरानी संस्था यानी हमारे परिवार में जो ये बड़े दिलचस्प बदलाव आ रहे हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। अच्छा, इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम परिवार की पारंपरिक भूमिका को जानेंगे, फिर समझेंगे कि इसके विघटन का असली मतलब क्या है और इसके पीछे की वजहें क्या हैं। हम इसके लक्षणों और नतीजों पर भी बात करेंगे और आखिर में ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ये सच में विघटन है या सिर्फ एक बदलाव, और फिर एक संतुलित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं बिल्कुल पहले कदम से। आखिर समाज में परिवार की पारंपरिक भूमिका रही क्या है? परिवार ये सिर्फ एक शब्द तो है नहीं, ये तो समाज की नींव है। सोचिए, सदियों से यही वो पहली पाठशाला रही है जहां हम सबने मिलना जुलना, सुरक्षा और प्यार का पाठ सीखा। ये वो केंद्र है जहां से मूल्य और संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं। अब आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर। जब हम ये सुनते हैं कि परिवार संस्था टूट रही है या इसका विघटन हो रहा है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है और वो कौन सी बड़ी सामाजिक ताकतें हैं जो इस बदलाव के पीछे काम कर रही हैं? देखिए, समाजशास्त्र में पारिवारिक विघटन का मतलब सिर्फ संयुक्त परिवार का टूटना नहीं होता। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है परिवार की जो पारंपरिक भूमिकाएं थीं, जो एकता थी और जो उसके काम थे, उनका कमजोर पड़ना। ये सिर्फ ढांचे का बिखराव नहीं, बल्कि रिश्तों के भावनात्मक ताने बाने का उधड़ना भी है। इस बदलाव को महान समाजशास्त्री एमएल दुर्खीम ने एक बहुत बड़े नजरिए से देखा। उनका यह मानना था कि जब समाज के नियम और बंधन कमजोर पड़ते हैं तो एक एनोमी की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब एक तरह की सामाजिक उलझन, जहां लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। और परिवार के बंधनों का ढीला पड़ना इसी बड़ी सामाजिक उलझन का एक हिस्सा है। वहीं टालकॉट पार्सन्स ने इसे औद्योगिकरण से जोड़कर देखा। उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे फैक्ट्रियां और शहर बसे, बड़े बड़े संयुक्त परिवारों की जरूरत कम हो गई। अब नौकरी के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था और ऐसे में छोटे एकल परिवार नई आर्थिक व्यवस्था के लिए ज्यादा फिट बैठते थे। और कार्ल मार्क्स ने उन्होंने तो इसे सीधे सीधे अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखा। उनके हिसाब से जब पैसा कमाने का तरीका बदलता है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। पूंजीवाद ने परिवार को एक आर्थिक इकाई जैसा बना दिया, जहां रिश्ते भी कभी कभी लेन देन जैसे लगने लगते हैं। इससे वो पारंपरिक भावनात्मक बंधन प्रभावित होते हैं। तो इन महान विचारकों की बातों से कई कारण बिल्कुल साफ हो जाते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण, इन्होंने लोगों को काम के लिए घर से दूर किया। पश्चिमी संस्कृति और व्यक्तिवाद ने हमें हमसे ज्यादा मैं के बारे में सोचना सिखाया। महिलाओं की आर्थिक आज़ादी ने उन्हें नए विकल्प दिए। और साथ ही बढ़ती तलाक दरें, पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर और चीज़ों को पाने की दौड़, इन सब ने मिलकर परिवार के पारंपरिक स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया है। इन कारणों का असर समाज में अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब उन लक्षणों पर एक नज़र डालते हैं जो इस बदलाव की ओर इशारा करते हैं। इस बदलाव के लक्षण तो हमें अपने चारों तरफ ही दिखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, बड़े बड़े आंगन वाले संयुक्त परिवार अब फ्लैट्स में रहने वाले छोटे एकल परिवारों में बदल गए हैं। और इसका असर ये हुआ है कि अक्सर घर के बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, बच्चों को संस्कार देने का समय कम हो गया है और पति पत्नी के रिश्तों में भी एक तरह की अस्थिरता बढ़ी है। कभी कभी तो हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये सारे बदलाव सिर्फ बुरे ही हैं या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? जैसा कि हर बड़े सामाजिक बदलाव के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। यहां इस तराजू को देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देता है। एक पलड़े पर हैं सकारात्मक बदलाव, लोगों को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी मिली है, महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हुई हैं और छोटे परिवारों में बच्चों की परवरिश पर बेहतर ध्यान देना मुमकिन हुआ है। लेकिन दूसरे पलड़े का वजन भी कम नहीं है। अकेलापन और तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल एक बड़ी चुनौती है और वो पारंपरिक सामाजिक मूल्य कहीं खोते जा रहे हैं जो समाज को जोड़े रखते थे। यहां आकर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या हम सच में परिवार के विघटन या उसके अंत को देख रहे हैं,
या ये सिर्फ एक परिवर्तन है, एक नए रूप में ढलने की प्रक्रिया? तो क्या ये परिवार का पूर्ण विघटन है? क्या ये संस्था अपने अंत की तरफ बढ़ रही है? अगर गहराई से इसका विश्लेषण करें तो जवाब मिलता है नहीं, ये अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। परिवार संस्था खत्म नहीं हो रही है, वो बस आज के दौर की जरूरतों के हिसाब से अपना रूप और अपने काम करने का तरीका बदल रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जीव बदलते माहौल में खुद को जिंदा रखने के लिए ढाल लेता है। तो इस पूरी बहस से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब सभी पहलुओं को जोड़कर एक संतुलित निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि परिवार में जो कुछ भी हो रहा है वो आधुनिक समाज का एक स्वाभाविक नतीजा है। ये कोई संकट नहीं बल्कि एक नई सामाजिक हकीकत है जिसे हमें स्वीकार करना होगा और समझना होगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है संतुलन में। हमें आज की जरूरतों जैसे व्यक्तिगत आज़ादी और करियर, इनको तो अपनाना ही होगा, लेकिन साथ ही उन पारंपरिक मूल्यों जैसे सम्मान और देखभाल को भी बचाकर रखना होगा जो परिवार को उसकी आत्मा देते हैं। इन दोनों के बीच एक पुल बनाना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी सोचा है कि किसी भी समाज की पूरी ताकत को अनलॉक करने की चाबी कहाँ हो सकती है? आज हम किसी टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही जरूरी चीज की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सामाजिक न्याय का एक नारा नहीं है, ये असल में तरक्की का इंजन है। तो चलिए आज इस बेहद जरूरी टॉपिक की हर परत को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हमने इस बातचीत को कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि सशक्तिकरण का असल मतलब क्या होता है। फिर हम उन अलग अलग सिद्धांतों को देखेंगे जो इस सोच को एक आकार देते हैं। इसके बाद हम ये समझेंगे कि ये असल जिंदगी में किन किन रूपों में दिखता है, खास तौर पर भारत में। और फिर हम उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे जो आज भी हमारे सामने हैं, और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक की गहराई में उतरें, सबसे जरूरी ये है कि हम ये समझ लें कि हम सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट एक ऐसा शब्द है जो हम बहुत सुनते हैं, है ना? लेकिन समाजशास्त्र के नजरिए से इसका असली मतलब क्या है? चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट की एक मजबूत नींव रखते हैं। तो देखिए, यहां सबसे जरूरी शब्द है प्रक्रिया। सशक्तिकरण कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, या कोई तोहफा नहीं है जो किसी को दे दिया जाए। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें महिलाओं को वो साधन दिए जाते हैं, जैसे कि अच्छी शिक्षा, पैसे कमाने के मौके, कानूनी अधिकार, जिससे वो अपने फैसले खुद ले सकें। मतलब बात किसी पर निर्भर रहने की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की है, अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की है। और ये एक लाइन पिछली सारी बात का निचोड़ है, बिल्कुल पॉइंट पे। एम्पावरमेंट का असली मतलब बस इतना ही है कि एक इंसान अपने जीवन से जुड़े फैसले, चाहे वो छोटे हों या बड़े, खुद ले सके। यही वो बुनियादी आज़ादी है, यही वो शक्ति है जिस पर सब कुछ टिका है। ठीक है, तो अब जब हमें मतलब साफ हो गया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े विचारकों ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखा है। इसे समझने के लिए कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं जो हमें महिला सशक्तिकरण के अलग अलग पहलुओं को बेहतर तरीके से एनालाइज करने में मदद करती हैं। ये टेबल ना बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ है लिबरल फेमिनिज्म, जो कहता है कि सिस्टम के अंदर ही बदलाव लाओ, कानून बदलो, सबको बराबर मौके दो, खासकर पढ़ाई और नौकरी में। फिर आता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जो कहता है कि नहीं, सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप समाज के पूरे आर्थिक ढांचे को ही नहीं बदल देते। और फिर है रैडिकल फेमिनिज्म, जिसका मानना है कि असली जड़ तो पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की है, और जब तक उसे जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक सच्चा सशक्तिकरण हो ही नहीं सकता। 3 अलग अलग नजरिए। तो ये तो हो गई थियरीज, लेकिन असल जिंदगी में सशक्तिकरण दिखता कैसा है? चलिए अब इसे और छोटे छोटे प्रैक्टिकल हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। वो कौन कौन से आयाम हैं, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां बदलाव आना जरूरी है। यहां आप देख सकते हैं कि ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये कई सारी चीजों का एक पैकेज है। शिक्षा का सशक्तिकरण ताकि ज्ञान और स्किल्स मिले, आर्थिक सशक्तिकरण ताकि कोई पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे, राजनीतिक सशक्तिकरण ताकि देश के फैसलों में भी आवाज हो, और साथ ही सामाजिक, कानूनी और शायद सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, मतलब खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास।
ये सब जब एक साथ मिलता है तब जाकर सही मायनों में सशक्तिकरण होता है। चलिए अब इन सभी आइडियाज को खास तौर पर भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत, जहां एक बहुत ही जटिल सामाजिक ताना बाना है और एक लंबा इतिहास भी। आइए देखते हैं कि यहां सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक स्तर पर और सरकारी पहलों के जरिए क्या-क्या कोशिशें की गई हैं। भारत में बदलाव की सबसे मजबूत नींव हमारे संविधान में ही रखी गई है। आर्टिकल्स 14, 15 और 16 ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये एक वादा है, हर नागरिक को बराबरी का हक देने का वादा। और ये उन गहरी जड़ों वाली पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देने का सबसे ताकतवर औजार है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम रहा है। पंचायती राज यानी कि गांव के लोकल गवर्नेंस में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण। कुछ राज्यों ने तो इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि महिलाएं अब सिर्फ वोट नहीं देती, बल्कि वो नीतियां बनाती हैं, वो लीड करती हैं। ये जमीनी स्तर पर पावर के डायनामिक्स को बदल देता है। और सिर्फ कानूनों तक ही बात सीमित नहीं है। सरकार ने जमीनी स्तर पर भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो सीधे सीधे लड़कियों की शिक्षा पर फोकस करती है। फिर है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद होने में मदद करते हैं। और फिर महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर जैसे सपोर्ट सिस्टम भी हैं, जो सुरक्षा और कानूनी मदद देते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कागज़ पर क्या क्या प्रावधान हैं और क्या क्या कोशिशें हुई हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? अब हमें थोड़ा क्रिटिकल होकर उन मुश्किलों और बाधाओं को भी देखना होगा जो आज भी सशक्तिकरण के रास्ते में खड़ी हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो हमें रुककर सोचने पे मजबूर करता है। क्या सिर्फ अच्छे कानून बना देना और सरकारी योजनाएं चला देना काफ़ी है? क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाता है? सच तो ये है कि चुनौतियां अब भी बहुत बड़ी हैं, क्योंकि असली लड़ाई कानूनों से नहीं बल्कि उस गहरी सामाजिक सोच से है जो आज भी बदली नहीं है। आज भी समाज में पुरानी रूढ़ियां हैं, भेदभाव है, दहेज और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं हैं। वर्क प्लेस पर वेतन में असमानता है और कई बार राजनीति में भागीदारी भी सिर्फ नाम की रह जाती है। और अक्सर अच्छी अच्छी योजनाओं और उनके ज़मीनी असर के बीच एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। तो इन सारी समस्याओं और अब तक की गई कोशिशों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि भविष्य कैसा दिखता है, आगे का रास्ता क्या है। चलिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बेहतर भविष्य की राह पर नजर डालते हैं। देखिए, चुनौतियों के बावजूद हमें उस असल तरक्की को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमने हासिल की है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अगर आप डेटा देखें तो महिला साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है, वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। ये सब ऊपर की तरफ जाते हुए ट्रेंड्स हैं और ये हमें उम्मीद देते हैं कि हाँ, बदलाव हो रहा है और बदलाव संभव है। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। असली सशक्तिकरण सिर्फ संसद या विधानसभा में कानून पास कर देने से नहीं आता। नहीं, वो तब आता है जब समाज की मानसिकता बदलती है, जब परिवार और पूरा समुदाय सपोर्ट में खड़ा होता है। ये दिलों और दिमाग में आने वाला बदलाव है। तो अंत में हमें ये समझना होगा कि सशक्तिकरण कोई मंजिल नहीं है जिस पर एक दिन पहुंच जाना है। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है और ये एक ऐसी यात्रा है जिसका फायदा हम सबको होता है। क्योंकि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं और अपने फैसले लेने में सक्षम होती हैं, तो सिर्फ वो आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उनका परिवार, समाज और पूरा देश मजबूत होता है। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी, ये शब्द हम सबने सुना है ना? और अक्सर हम यही सोचते हैं कि इसका मतलब है कोई ऐसा ग्रुप जो गिनती में कम हो। लेकिन क्या सच में बात इतनी सीधी सी है? चलिए आज समझते हैं कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही है, क्या किसी भी ग्रुप को अल्पसंख्यक सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी आबादी कम है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, सोशियोलॉजी में अल्पसंख्यक होने के 3 जरूरी पहलू हैं। पहला, हाँ, उनकी एक अलग पहचान होती है। दूसरा, वो संख्या में कम होते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो अक्सर समाज में भेदभाव और बराबरी के मौकों की कमी महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है, ये अनुभव की कहानी है। मशहूर समाजशास्त्री लुई वर्थ ने इसी बात पर जोर दिया था। उन्होंने असमान व्यवहार को सेंटर में रखा।
मतलब ये कि किसी ग्रुप को माइनॉरिटी इस बात से तय किया जाता है कि समाज का जो बड़ा ग्रुप है वो उनके साथ बर्ताव कैसा करता है। और रॉबर्ट ई पार्क इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। उनके हिसाब से अल्पसंख्यक होने का मतलब है समाज में पावर का कम होना और आगे बढ़ने के मौकों का सीमित होना। यानी मामला सिर्फ पहचान का नहीं है, पावर और अपॉर्चुनिटी का भी है। तो ठीक है, बेसिक परिभाषा तो हमें समझ आ गई। अब जरा ये देखते हैं कि वो कौन सी खास बातें हैं जिनसे किसी अल्पसंख्यक समूह की पहचान होती है। समाजशास्त्रीय कुछ खासियतों पर ध्यान देते हैं, जैसे उनकी एक अलग कल्चरल या धार्मिक पहचान होती है। अक्सर वो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ जाते हैं, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और जानते हैं, इसी एक जैसे अनुभव से उनमें आपस में जुड़ाव की एक भावना पैदा होती है जिसे ग्रुप कॉन्शियसनेस कहते हैं, और यही भावना उन्हें अपने अधिकारों के लिए एकजुट करती है। अब ये भी समझना जरूरी है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स भी कई तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं कि इन्हें मुख्य रूप से किन कैटेगरीज में बांटा जाता है। आमतौर पर हम 4 मुख्य तरह के अल्पसंख्यक देखते हैं। एक होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, जैसे इस्लाम या सिख धर्म। फिर आते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, जिनकी अपनी अलग भाषा या लिखने की लिपि होती है। तीसरे हैं नस्लीय या जातीय अल्पसंख्यक, जो अपनी शारीरिक बनावट या वंश की वजह से अलग पहचाने जाते हैं। और चौथे सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, जिनकी जीवन शैली या परंपराएं बाकी समाज से अलग होती हैं। चलिए अब इस पूरी बात को हम अपने देश यानी भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को कुछ खास सुरक्षा देता है। भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 29, जो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है, और वहीं आर्टिकल 30, जो उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने और चलाने का अधिकार देता है, ताकि वो अपनी पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। और हाँ, इन संवैधानिक अधिकारों पर ठीक से अमल हो, ये पक्का करने के लिए भारत में एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी है। इसका काम ही यही है कि इन समुदायों के हितों पर नजर रखे और उनकी समस्याओं को सुने। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस पर इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? किसी समाज के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि असलियत ये है कि अल्पसंख्यक समूहों को अक्सर कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई लिखाई और नौकरियों में पिछड़ जाना, समाज में भेदभाव झेलना, राजनीति में उनकी आवाज़ का कम होना और हमेशा अपनी संस्कृति के खो जाने का डर। ये सब असली प्रॉब्लम है जिनका हल निकालना ज़रूरी है। और यहीं पर इसका असली महत्व समझ आता है। देखिए, किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए डाइवर्सिटी यानी विविधता ऑक्सीजन की तरह है। जब हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तो हम सिर्फ एक ग्रुप की मदद नहीं कर रहे होते, हम दरअसल सोशल जस्टिस को बढ़ावा देकर अपने लोकतंत्र को और ज्यादा समावेशी और मजबूत बना रहे होते हैं। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। अब हमें संख्याओं के जाल से बाहर निकलकर इसे एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। तो असली फॉर्मूला क्या है? वो ये है, अल्पसंख्यक होना सिर्फ गिनती का मामला नहीं, बल्कि ये संख्या, शक्ति और अवसर का एक मिला-जुला समीकरण है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई समूह संख्या में बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर समाज में उसके पास शक्ति और मौके कम हैं, तो असल में उसकी स्थिति भी एक अल्पसंख्यक जैसी ही हो सकती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समूह किसी समाज की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी डाइवर्सिटी और उसकी अमीरी की निशानी है। वही तो समाज में नए विचार, नए नजरिए और नई संस्कृतियां लेकर आते हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जब हम ये पक्का करते हैं कि हर समूह को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें और समाज में सम्मान के साथ उसकी भागीदारी हो, तो हम असल में एक कैसे समाज का निर्माण कर रहे होते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। सांस्कृतिक बहुलतावाद। देखिए, आज की दुनिया कितनी जुड़ी हुई है ना? अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस आइडिया को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जब एक ही समाज में बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ आती हैं तो क्या होना चाहिए? क्या सबको एक दूसरे में घुल मिल कर एक हो जाना चाहिए, या फिर सबको अपनी अलग पहचान बनाए रखनी चाहिए? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है।
अब इस सवाल के जवाब में ना हमारे सामने दो बड़े रास्ते आते हैं। पहला रास्ता है कि सारी संस्कृतियां एक दूसरे में पिघल जाएं, मतलब मेल्ट हो जाएं, और दूसरा है कि सब अपनी अपनी पहचान के साथ मिलजुल कर रहें। चलिए इन दोनों आइडियाज को थोड़ा और समझते हैं। इन दोनों आइडियाज को समझने के लिए ना दो बड़े मजेदार उदाहरण हैं। एक है मेल्टिंग पॉट। सोचिए एक बड़े बर्तन की तरह जिसमें सब कुछ डालकर पिघला दिया जाए, नतीजा सब एक जैसा हो जाता है, एक रूपता। दूसरी तरफ है सैलेड बोल का आइडिया। अब सलाद में क्या होता है? टमाटर, खीरा, प्याज सब साथ तो होते हैं पर अपना अपना स्वाद और पहचान बनाए रखते हैं। इसका नतीजा होता है विविधता में एकता। तो ये जो सैलेड बोल वाला कॉन्सेप्ट है ना, बस इसी को सोशियोलॉजी की भाषा में हम सांस्कृतिक बहुलतावाद कहते हैं। चलिए अब इसी विचार की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल उठता है, ये सांस्कृतिक बहुलतावाद है क्या भला? देखिए सीधी सी बात है, ये एक ऐसी सोशल सिचुएशन है जहां एक ही समाज में बहुत सारे अलग अलग कल्चर अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाजों के साथ एक साथ रहते हैं। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? समाज इस डाइवर्सिटी को सिर्फ बर्दाश्त नहीं करता बल्कि इसकी इज्जत करता है, इसे सेलिब्रेट करता है। अच्छा, इस आइडिया को पॉपुलर करने में एक सोशियोलॉजिस्ट का बड़ा हाथ है जिनका नाम था होरेस एम कैलन। उन्होंने ही मेल्टिंग पॉट के सामने सैलेड बोल का ये कॉन्सेप्ट रखा था। उनका साफ मानना था कि अलग अलग कल्चर एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं हैं बल्कि साथ साथ रहते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं। तो सोचिए ऐसा समाज असल में दिखता कैसा होगा? पहली बात तो ये कि वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी को एक हकीकत के तौर पर माना जाता है। लोगों में टॉलरेंस और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। सबको बराबर के नागरिक अधिकार मिलते हैं। हर ग्रुप को अपनी परंपराओं को बचाने का पूरा हक होता है और फोकस लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि साथ मिलकर रहने पर होता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब किसी भी सोसाइटी को ऐसा क्यों बनना चाहिए? जवाब छिपा है डाइवर्सिटी की अपनी ताकत में। तो इसके फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समाज में भाईचारा बढ़ाता है। ये माइनॉरिटी कल्चर्स को बहुसंख्यक कल्चर में गुम होने से बचाता है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे बराबरी और आज़ादी को और मजबूत करता है। और जाहिर सी बात है, जब अलग अलग तरह के आइडियाज मिलेंगे तो समाज में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कल्चरल रिचनेस भी आएगी। तो अभी तक तो हमने इस थियरी की बात की, किताबी बातें, पर असल दुनिया में क्या होता है? चलिए अब थियरी और रियलिटी के बीच के गैप को कुछ असली उदाहरणों और चुनौतियों से समझते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा अपना देश भारत ही है। जरा सोचिए, कितने सारे धर्म, सैकड़ों भाषाएं और पहनावे तो इतने कि गिनना मुश्किल है। और इन सब के बावजूद हम सब एक देश हैं, एक राष्ट्र हैं। ये कल्चरल प्लूरलिज्म का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ सबूत है। एक और उदाहरण है अमेरिका का। वहां भी देखिए दुनिया भर से लोग जाकर बसे हैं और आज भी वो अपनी कल्चरल पहचान को बनाए हुए हैं और वो अमेरिकी समाज का एक जरूरी हिस्सा भी हैं। ये भी बिल्कुल सैलेड बाउल वाली ही बात है। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इसमें चुनौतियां भी बहुत हैं। कई बार अलग अलग कल्चर्स के बीच टकराव हो जाता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति समाज को बांटने का काम कर सकती है। अलग अलग ग्रुप्स के बीच एक सोशल डिस्टेंस बन सकता है और सरकार के लिए भी ऐसी पॉलिसीज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जो सबके बीच एक बैलेंस बना सके। पर इन सारी मुश्किलों के बावजूद आज की तारीख में सांस्कृतिक बहुलतावाद को ही मॉडर्न सोसाइटी के भविष्य की नींव माना जाता है। पर ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बस एक सीधी सी बात, सांस्कृतिक बहुलतावाद का मूल मंत्र यह है कि डाइवर्सिटी यानी विविधता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये समाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग ट्रेडिशन और आइडियाज एक साथ आते हैं तो समाज कमजोर नहीं होता, वो और ज्यादा मजबूत और रिच बनता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं जाति की। देखिए, अगर भारतीय समाज को, इसकी बनावट को, इसकी गहराइयों को समझना है ना, तो इसकी चाबी एक ही चीज में है और वो है जाति। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, आप समझिए, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, एक पूरा ढांचा है। तो चलिए इस विषय को ना एक एक करके परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से, फिर इसकी विशेषताओं को देखेंगे, अलग अलग समाजशास्त्रीय नजरियों पर बात करेंगे, वर्ग से इसकी तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि आज के भारत में इसकी क्या जगह है।
आखिर में एक पूरा विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये जाति है क्या? चलिए जानते हैं कि समाजशास्त्र के जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने इसे कैसे परिभाषित किया है। शुरुआत में जब इस पर अध्ययन शुरू हुआ तो हर्बर्ट रिजले जैसे विचारकों ने कहा कि जाति एक तरह से परिवारों का एक समूह है। मतलब एक ऐसा बड़ा कुनबा जिनका नाम एक जैसा हो, जो मानते हों कि उनके पूर्वज एक ही थे और जिनकी परंपराएं और रीतियां भी एक जैसी हों। इसके बाद आए G.S. घुरिये और उन्होंने इस परिभाषा में दो बहुत ज़रूरी बातें और जोड़ी। उन्होंने कहा कि जाति सिर्फ एक समूह नहीं है, बल्कि यह एक एंडोगैमस समूह है, मतलब जहां शादी ब्याह अपने ही समूह के अंदर होता है। और दूसरा, इसमें एक सामाजिक ऊंच नीच, एक पदानुक्रम होता है। और फिर D.N. मजूमदार ने कह सकते हैं कि एक लाइन में पूरी बात कह दी। उन्होंने कहा जाति एक बंद वर्ग है, एक ऐसा क्लोज्ड क्लास जिसकी सदस्यता आपको जन्म से मिलती है। और ये जो शब्द है ना, बंद वर्ग, यही इसका सबसे अहम पहलू है। इसका सीधा मतलब है एक ऐसी सामाजिक स्थिति जिसमें आप पैदा होते हैं और फिर उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये एक तरह से बंद है। तो अब तक जो हमने परिभाषाएं देखी, उन्हीं से निकलकर आती हैं जाति व्यवस्था की कुछ खास विशेषताएं। चलिए अब जरा उन पर गौर करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, जैसे जन्म से सदस्यता, अपने ही समूह में विवाह, वंशानुगत पेशा, सामाजिक ऊंच नीच। मजे की बात यह है कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि एक मजबूत जाल बन जाता है। सोचिए, जन्म से मिली सदस्यता और फिर शादी भी अपने ही समूह में, ये दो नियम मिलकर ही जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि जाति क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था चलती कैसे है, इसके पीछे क्या तर्क काम करता है। आइए अब कुछ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा नाम है लुई ड्यूमोंट का। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, शुद्धता और अशुद्धता का। उनका मानना था कि पूरी जाति व्यवस्था इसी एक विचार पर टिकी है। समाज में कुछ चीजें, कुछ काम और कुछ समूह शुद्ध माने जाते हैं और कुछ अशुद्ध, और इसी शुद्ध अशुद्ध के पैमाने पर ही सामाजिक ऊंच नीच तय होती है। फिर आते हैं M.N. श्रीनिवास, जिन्होंने दो बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिए। पहला है संस्कृतिकरण। इसका मतलब है कि कैसे निचली जातियां सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए ऊंची जातियों के रीति रिवाज और जीवन शैली को अपनाती हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रभुत्वशाली जाति या डोमिनेंट कास्ट का। ये वो जाति है जो किसी एक क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर होती है, भले ही पारंपरिक रूप से उसका स्थान उतना ऊंचा ना हो। अब देखिए, जाति को और भी साफ साफ समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और वो है इसकी तुलना वर्ग यानी क्लास से करना। इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अंतर बिल्कुल साफ है। जाति आपको जन्म से मिलती है, ये एक बंद व्यवस्था है। वहीं वर्ग आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी कमाई पर निर्भर करता है, जो कि एक खुली व्यवस्था है। मतलब जाति बदली नहीं जा सकती, पर वर्ग बदला जा सकता है। एक की नींव परंपरा और धर्म है, तो दूसरे की नींव है अर्थव्यवस्था। पर क्या जाति व्यवस्था हमेशा से एक जैसी रही है? बिल्कुल नहीं। ये कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। खासकर आधुनिक समय में इसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। आधुनिकता की जो लहर आई, उसने जाति की सदियों पुरानी मजबूत दीवारों में दरारें डाल दीं। अच्छी शिक्षा, शहरों का विकास और नए नए उद्योग, इन सब ने लोगों को पारंपरिक जाति आधारित पेशों से बाहर निकलने के नए मौके दिए और पुराने नियमों को तोड़ा। और शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम हमारे संविधान ने उठाया। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है, उसे एक अपराध घोषित करता है। ये इस पूरी व्यवस्था की नींव पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। तो इतनी सारी बातों के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि जाति जन्म और परंपरा पर आधारित एक सामाजिक संस्था है। भले ही आधुनिकता ने इसके कठोर रूप को बदला है, इसकी पकड़ को कुछ ढीला किया है, लेकिन इसका असर आज भी भारतीय समाज में बहुत गहरा है। ये आज भी हमारे जीवन के कई पहलुओं को कई बार अनदेखे तरीकों से प्रभावित करता है। और यहीं पर
हम एक बहुत ही अहम और विचार करने वाले सवाल पर आके रुकते हैं कि क्या आधुनिकता वाकई जाति को खत्म कर रही है या जाति बस अपना रूप बदल रही है और नए आधुनिक तरीकों से हमारे समाज में जिंदा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। आज हम ईसाई विवाह की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके धार्मिक, सामाजिक और कानूनी पहलू भी हैं जिनकी हम एक एक करके पड़ताल करेंगे। देखिए, ये जो परिभाषा है ना, ये ईसाई विवाह का पूरा सार बता देती है। ये सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एक पवित्र वाचा है, और यही बात इसे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब देती है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, पहले हम इसके परिचय से शुरू करेंगे, फिर इसके उद्देश्यों को जानेंगे, इसकी प्रक्रिया को समझेंगे, इसके कानूनी आधारों पर नजर डालेंगे और आज के दौर की चुनौतियों को देखते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ईसाई विवाह में ऐसा क्या है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे सिर्फ एक परंपरा की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक संस्था के रूप में देखा जाता है। ये जो शब्द है संस्कार, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो चीज़ है जो ईसाई विवाह को किसी भी आम नागरिक समझौते से एकदम अलग कर देती है। ये एक पवित्र वाचा है, एक कवनेंट जो सीधे ईश्वर से जुड़ी है और जाहिर है दोनों पक्षों पर एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी डालती है। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये एक पवित्र संस्था है, तो आइए अब इसके मकसद और इसकी खासियतों पर भी एक नज़र डालते हैं। इसके उद्देश्य कई लेवल पर काम करते हैं। मतलब ये सिर्फ दो लोगों के प्यार और सहयोग तक सीमित नहीं है। इसमें परिवार बनाना, बच्चों का नैतिक विकास करना और समाज के अंदर एक स्थिर और मजबूत इकाई बनाना, ये सारे बड़े लक्ष्य शामिल हैं। सबसे ज़रूरी विशेषता, जैसा हमने पहले भी कहा, इसका एक संस्कार होना ही है। यही बात इसे एक आध्यात्मिक गरिमा और पवित्रता देती है जो शादी की कस्मों से लेकर समाज की भूमिका तक हर एक चीज पर असर डालती है। दूसरी खास बात है एक विवाह प्रथा, जिसे हम मोनोगमी कहते हैं। ईसाई विवाह की अवधारणा में ये बंधन सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच का ही होता है, जो वफादारी और एक दूसरे के प्रति पूरे समर्पण का प्रतीक है। और तीसरी, ये एक आजीवन संबंध है। आदर्श रूप में तो ये एक ऐसा बंधन है जिसे सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। और जानते हैं, यही वजह है कि ईसाई धर्म में ऐतिहासिक और सैद्धांतिक दोनों ही तौर पर तलाक को सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो हमने सिद्धांत तो समझ लिए, पर असल में ये संस्कार होता कैसे है? इसे पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरी है? आइए अब जरा इसकी प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। देखिए, ये कुछ ज़रूरी शर्तें हैं जो ये पक्का करती हैं कि शादी ना सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि कानूनी और नैतिक रूप से भी सही हो। इसने भी सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है दोनों की स्वतंत्र सहमति पर। मतलब ये बंधन पूरी तरह से मर्जी और प्यार पर आधारित होना चाहिए। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये दिखाती है कि कैसे इस रिश्ते को एक औपचारिक रूप दिया जाता है। चर्च में घोषणा करने से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट मिलने तक हर एक कदम इस बंधन को सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की मान्यता देता है और समाज के अंदर एक नई फैमिली यूनिट बनाता है। तो चलिए अब धर्म से थोड़ा कानून की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत में ईसाई विवाह का कानूनी ढांचा क्या है। भारत में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 वो मुख्य कानून है जो ईसाई विवाहों को नियंत्रित करता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और पूरी प्रक्रिया के नियम तय किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 वो कानून है जो ईसाई विवाह के टूटने यानी तलाक के लिए कानूनी ढांचा देता है। हालांकि ये कुछ खास आधारों पर ही मुमकिन हो पाता है। वैसे ईसाई विवाह का सिद्धांत तो हमेशा से ही समानता पर आधारित रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज के कानूनी सुधारों ने इस विचार को और भी ज्यादा मजबूत किया है, जिससे ये पक्का हो सके कि दोनों पार्टनर्स को बराबर के अधिकार और कर्तव्य मिले। तो अब तक हमने परंपरा और कानून की बात की, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। आज के दौर में समाज की हकीकत के सामने ये पारंपरिक विचार कहाँ खड़े होते हैं? तो सवाल यही उठता है कि आज के इस तेजी से बदलते दौर में शादी की ये सदियों पुरानी संस्था किन बदलावों से गुजर रही है
और इन बदलावों के पीछे आखिर वजह क्या है? देखिए, आजकल की बदलती जीवन शैली, लोगों की सोच में टकराव और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता, ये सभी चीजें तलाक के बढ़ते मामलों के पीछे हैं। कानून भी व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग जैसे कुछ ठोस आधारों पर इसकी इजाजत देता है, जो दिखाता है कि शादी की पवित्रता और एक व्यक्ति की अपनी आजादी के बीच एक तरह का तनाव है। चलिए, तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ईसाई विवाह की पहचान प्रेम, विश्वास और नैतिकता पर आधारित एक पवित्र बंधन के रूप में है। ये न सिर्फ लोगों की जिंदगी को एक ठहराव देता है, बल्कि समाज में परिवार नाम की जो संस्था है, उसे भी मजबूती देता है। इंटरनेट पर आपने ये लाइन तो पक्का देखी होगी कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और मुस्लिम विवाह एक समझौता। पर क्या सच में इतनी सी बात में पूरी कहानी खत्म हो जाती है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो क्या मामला वाकई इतना सीधा है? मतलब क्या एक रिश्ता पूरी तरह से पवित्र और आध्यात्मिक है और दूसरा सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट? आइए इस पूरी बात की परतें खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू विवाह की, जिसे पारंपरिक तौर पर एक संस्कार माना जाता है। तो ये जो शब्द है संस्कार, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, पारंपरिक रूप से इसका मतलब सिर्फ दो लोगों के बीच एक सोशल या लीगल एग्रीमेंट नहीं है। नहीं, ये एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य है, दो आत्माओं का मिलन है। और इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे संस्कार बनाती हैं, जैसे इसे जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है। पारंपरिक रूप से ये अटूट था, मतलब इसमें तलाक की कोई जगह ही नहीं थी। सप्तपदी और हवन जैसे जो रीति रिवाज हैं, वो इसके धार्मिक पहलू को और मजबूत करते हैं। हाँ, ये बात और है कि अब ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कानूनी तौर पर भी आता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मुस्लिम विवाह, जिसे एक समझौता या कहें तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखा जाता है। इस्लाम में शादी को निकाह कहते हैं और इसे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक नागरिक अनुबंध की तरह समझा जाता है। इसका मेन मकसद है यौन संबंधों को सामाजिक और कानूनी मान्यता देना और एक परिवार की शुरुआत करना। अब क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके कुछ तयशुदा और ज़रूरी हिस्से भी हैं, जैसे एक की तरफ से प्रस्ताव, जिसे इजाब कहते हैं, और दूसरे की तरफ से सहमति यानी कबूल। पति की तरफ से पत्नी को मेहर देना भी इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी, दोनों पक्षों की पूरी और आज़ाद मर्जी। और हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए तलाक के भी साफ नियम कायदे मौजूद हैं। तो ये हो गई दोनों की अपनी अपनी पारंपरिक परिभाषाएं। लेकिन अगर हम आज के दौर में इन दोनों को एक साथ रखकर देखें, तो असलियत क्या नजर आती है? चलिए समझते हैं। यहाँ एक नज़र में पारंपरिक फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक की प्रकृति संस्कार की है तो दूसरे की समझौते की। एक का आधार मजहबी है तो दूसरे का कानूनी। एक को हमेशा के लिए अटूट माना गया तो दूसरे में इसे खत्म करने का रास्ता हमेशा से खुला था। और पैसे के लिहाज से देखें तो जहां मेहर मुस्लिम विवाह का एक जरूरी हिस्सा है, वहीं हिंदू विवाह में पारंपरिक तौर पर ऐसा कोई अनिवार्य भुगतान नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की दुनिया में ये जो मोटी मोटी लकीरें हैं ना, ये धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। जो पारंपरिक परिभाषाएं थीं, वो अब पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। आप देखिए, वक्त के साथ दोनों सिस्टम एक दूसरे के करीब आए हैं। एक तरफ 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट ने तलाक के लिए साफ नियम बनाकर हिंदू विवाह में भी कानूनी और कॉन्ट्रैक्ट जैसे एलिमेंट जोड़ दिए, और वहीं दूसरी तरफ निकाह को सिर्फ एक सौदा या लेन देन समझना भी पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि इसका भी अपने समुदाय में बहुत गहरा धार्मिक और सामाजिक महत्व है। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? तो बात दरअसल ये है कि आज के समय में दोनों ही तरह की शादियां संस्कार और समझौते का एक मिला-जुला रूप बन चुकी हैं। किसी एक को सिर्फ संस्कार और दूसरे को सिर्फ समझौता कहकर पुकारना शायद आज की सच्चाई को पूरी तरह से नहीं दिखाता। इससे एक बात तो साफ है कि परंपरा हो या कानून, दोनों ही वक्त के साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं। पूछिए, पवित्र अग्नि, 7 फेरे, मंत्रों का गूंजना और दो परिवारों का मिलन, एक पारंपरिक हिंदू शादी की ये खूबसूरत तस्वीर हम सबके दिलो दिमाग में बसी हुई है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पवित्र रस्मों के पीछे एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचा है? एक ऐसा ढांचा जो हर शादी को मान्यता और सुरक्षा देता है। तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ और भी है? जी हाँ, ये एक कानून भी है, और इसमें की गई एक छोटी सी चूक भी किसी शादी को अवैध मतलब इनवैलिड बना सकती है। तो आज हम इसी कानून द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सबसे जरूरी पहलुओं को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, साल 1955 में आज़ाद भारत में ये एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार के तौर पर लाया गया था। इसका मकसद था कि शादी जैसी संस्था को मॉडर्न इंडिया के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए और उसे प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके उद्देश्य देखिए कितने साफ थे। पहला, हिंदू शादियों को कानूनी मान्यता देना। दूसरा, शादी के रीति रिवाजों में फेयरनेस और इक्वालिटी यानी कि समानता लाना। पॉलीगमी यानी बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना। पति पत्नी के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये तय करना। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो तलाक और जुडिशियल सेपरेशन का रास्ता भी दिखाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस हिस्से पर आते हैं जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक वैलिड शादी के लिए कानून क्या कहता है? इससे आप एक तरह की लीगल चेकलिस्ट समझ सकते हैं, जिसे पूरा करना ही होता है ताकि शादी को कानूनी मान्यता मिल सके। तो इस एक्ट का सेक्शन 5 एक वैलिड शादी के लिए 5 शर्तें बताता है। पहली, शादी के समय दूल्हा या दुल्हन में से किसी का भी कोई जीवनसाथी जिंदा नहीं होना चाहिए। दूसरी, दोनों की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। तीसरी शर्त उम्र की है। और चौथी और पांचवी कि शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स और सपिंदा रिलेशनशिप्स के दायरे से बाहर होनी चाहिए। अब उम्र की शर्त की बात करें तो कानून एकदम साफ है। दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। ये एक बहुत ही बेहद जरूरी कानूनी जरूरत है। अच्छा, तो शादी से पहले की शर्तें तो हमने जान ली, पर अब सवाल ये है कि शादी की रस्में कानूनी तौर पर पूरी कब मानी जाती हैं? यहीं पर हमारी परंपराओं का कानूनी महत्व सामने आता है। हिंदू शादी में सप्तपदी की रस्म बहुत अहम होती है ना? और मजे की बात यह है कि कानून भी इसे पूरी मान्यता देता है। सप्तपदी का मतलब है दूल्हा और दुल्हन का पवित्र अग्नि के सामने एक साथ 7 कदम चलना। और यहीं पर परंपरा और कानून एक हो जाते हैं। जैसे ही 7वां कदम पूरा होता है, बस उसी पल शादी कानूनी तौर पर पूरी और बाइंडिंग हो जाती है। यही वो मोमेंट है जब शादी लीगली कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन देखिए, रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी कभी मुश्किलें भी आती हैं। इसीलिए कानून में उन हालात के लिए भी रास्ते दिए गए हैं। ये सेक्शन उन कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में है जो पति और पत्नी दोनों को मिलते हैं। कानून 2 तरह की शादियों में फर्क करता है। एक है वॉइड मैरिज और दूसरी वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज का मतलब है जो शादी शुरू से ही गैर कानूनी है, जैसे बिगैमी यानी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना। वहीं वॉइडेबल मैरिज वो होती है जिसे कोर्ट में चैलेंज करके रद्द करवाया जा सकता है। मान लीजिए अगर सहमति धोखे से ली गई हो। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली लेकिन जरूरी बात है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होती। इस एक्ट के सेक्शन 16 के मुताबिक वॉइड या वॉइडेबल शादी से पैदा हुए बच्चों को कानून की नज़र में लेजिटिमेट यानी वैध माना जाता है। ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जब बात तलाक तक पहुंचती है तो एक्ट का सेक्शन 13 कई कानूनी आधार बताता है, जैसे कि एडल्ट्री, क्रूएल्टी या कम से कम 2 साल के लिए पार्टनर को छोड़ देना। इसके अलावा सेक्शन 13B भी है, जिसके तहत दोनों लोग आपसी सहमति से भी तलाक ले सकते हैं। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि कानून मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ते का अधिकार भी देता है। सबसे खास बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ पत्नी को नहीं बल्कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी मांग सकता है। कोर्ट केस के हालात देखकर परमानेंट मेंटेनेंस तय कर सकती है। तो चलिए अब इस सब को समेटते हैं। आखिर में ये कानून इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसके बड़े सामाजिक असर को समझते हैं कि इसने हमारे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव डाला है। देखिए, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने महिलाओं को शादी में बराबरी के अधिकार दिए। इसने शादी की पूरी संस्था को कानूनी सुरक्षा दी।
बहुविवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को खत्म किया और न्याय और समानता की एक मजबूत नींव रखी। सच कहूं तो ये इंडियन फैमिली लॉ में एक मील का पत्थर है। ये कानून हमें अधिकार तो देता है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम इन अधिकारों के बारे में जानते हैं और क्या हम जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं अंतरजातीय विवाह की, एक ऐसा फैसला जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सवाल यही है कि क्या इससे समाज बदलेगा? तो यही है वो बड़ा सवाल जो सबके मन में घूमता है। क्या अलग जाति में शादी करना सिर्फ प्यार का इजहार है, या फिर ये समाज के लिए एक सीधी चुनौती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसकी बुनियाद को जानना होगा। मतलब अंतरजातीय विवाह आखिर है क्या, और सबसे जरूरी बात, हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है? तो देखिए, परिभाषा तो इसकी बिल्कुल सीधी सादी है। जब दो लोग जो अलग अलग जातियों या उपजातियों से हैं एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, बस उसे ही अंतरजातीय विवाह कहते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है। ये असल में सदियों से चली आ रही सामाजिक रीतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। और यहाँ पर एक बात गांठ बांधने वाली है कि भारत का कानून अंतरजातीय विवाह को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। मतलब कानूनी तौर पर कोई रोक टोक है ही नहीं। जो असली लड़ाई है वो समाज के मैदान में है, अदालत में नहीं। चलिए इसको थोड़ा और साफ करते हैं। हमारे पास दो बहुत मजबूत कानून हैं। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये कहता है कि अलग अलग हिंदू जातियों के बीच शादी पूरी तरह से मान्य है। और दूसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जो और भी बड़ा है। ये तो किसी भी धर्म या जाति के लोगों को आपस में शादी करने की पूरी आज़ादी देता है। तो कहने का मतलब ये है कि कानून की तरफ से रास्ता एकदम साफ है। ठीक है, तो कानून की बात तो हो गई, पर समाज पर इसका असर क्या होता है? अब जरा देखते हैं कि इस बदलाव के फायदे क्या क्या हैं। इसे प्यार और तरक्की की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बदलाव यूं ही नहीं आ रहा। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। जैसे एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ रही है, जिससे सोच खुल रही है। लव मैरिज का चलन भी तो बढ़ा है। फिर शहरी जिंदगी में जाति के बंधन कुछ ढीले पड़े हैं और लोग बराबरी और आज़ादी जैसे आइडियाज़ को अपना रहे हैं। ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? समाज पर इसके कई पॉजिटिव असर होते हैं। जातिवाद की पकड़ ढीली पड़ती है, अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है वो टूटती है। और जानते हैं, इससे देश की एकता भी मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी मिलती है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और ये पहलू काफ़ी मुश्किल और खतरनाक है। हकीकत यह है कि ये रास्ता कांटों से भरा है। सबसे पहले तो परिवार और समाज ही दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। फिर दो अलग अलग कल्चर को समझना और उनमें ढलना, ये अपने आप में एक अलग जंग है। कई बार तो लोगों को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। और इसका सबसे खौफनाक पहलू है ऑनर किलिंग का खतरा, जहां प्यार करने की सजा मौत होती है। जाहिर है, ये सब मिलकर एक जबरदस्त मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस पैदा करता है। तो सवाल ये है कि जब एक तरफ तरक्की है और दूसरी तरफ इतने खतरे, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद है? और अच्छी बात यह है कि इस लड़ाई में कपल्स अकेले नहीं हैं। सरकार भी अब इस सामाजिक बदलाव को सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है, अपनी योजनाओं के जरिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन। इस स्कीम में होता क्या है कि सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले कपल्स को फाइनेंशियल हेल्प यानी आर्थिक मदद देती है। और ये बात साफ साफ दिखाती है कि सरकार भी इसे सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम मानती है। अच्छा, तो समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? वो भी इसे एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि इससे सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। मतलब लोगों को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव घटता है और हमारा समाज सच में एक मॉडर्न समाज बनने की तरफ कदम बढ़ाता है। अच्छा, जब हम परिवार शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? खासकर भारतीय समाज में ये सिर्फ एक घर नहीं है, है ना? ये एक पूरी जीवन शैली है, एक एहसास है, जिसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। तो चलिए आज इसी खूबसूरत परंपरा की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं।
देखिए ये बात कितनी सही है। ये हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। मतलब भारत में परिवार सिर्फ लोगों का एक साथ रहना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी पहचान की असली बुनियाद है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पारंपरिक ढांचा असल में है क्या और क्यों, मतलब संयुक्त परिवार होता क्या है और ये सदियों से भारतीय जीवन का इतना जरूरी हिस्सा क्यों रहा है। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में समझें तो संयुक्त परिवार एक ऐसा घर है जहां 3 या उससे भी ज्यादा पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। सोचिए, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक ही छत के नीचे एक ही रसोई में बना खाना खाते हैं, घर के संसाधन और सबसे बड़ी बात, अपनी जिम्मेदारियां भी आपस में बांटते हैं। इस पूरी व्यवस्था के 4 बहुत मजबूत स्तंभ हैं। पहला, कई पीढ़ियों का साथ रहना। दूसरा, संसाधन और जिम्मेदारियां मिलकर साझा करना। तीसरा, फैसले अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से लेना। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है बड़ों का सम्मान। उनकी सलाह और अनुभव को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फायदों की। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि जब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। सबसे पहले तो आर्थिक तौर पर देखिए, जब सारे खर्चे बढ़ जाते हैं तो जाहिर है हर किसी पर बोझ कम पड़ता है। इससे बचत भी ज्यादा होती है। और अगर कोई पारिवारिक व्यवसाय है या खेतीबाड़ी का काम है तो सबका सहयोग मिलता है, काम बहुत आसान हो जाता है। ये एक ऐसा माहौल होता है जहां बच्चों को संस्कार और नैतिक मूल्य सिखाने नहीं पड़ते, वो बड़ों को देखकर खुद ब खुद सीख जाते हैं। साथ रहने से एक दूसरे को समझने और सहन करने जैसे गुण अपने आप आ जाते हैं। और बच्चे तो बड़ों से फैसले लेने की कला भी सीख लेते हैं। और भावनात्मक सुरक्षा, सच कहूं तो ये शायद सबसे बड़ा फायदा है। प्यार और अपनेपन का एक ऐसा माहौल जो कभी टूटने नहीं देता, जो अकेलेपन को पास भी नहीं आने देता और एक मजबूत मानसिक स्वास्थ्य की नींव रखता है। पर हाँ, हर पारंपरिक चीज की तरह आज के इस मॉडर्न दौर में संयुक्त परिवार के सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां परंपरा और आज की नई जिंदगी के बीच एक तरह का टकराव पैदा करती हैं। यहाँ इस टकराव को हम साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ है संयुक्त परिवार जो सामूहिकता, साझा फैसलों और परंपरा पर टिका है, और दूसरी तरफ है आज की जीवन शैली जो व्यक्तिगत आज़ादी और करियर में आगे बढ़ने के मौकों को ज्यादा महत्व देती है। यहीं पर संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये खूबसूरत विचार आज के इस तेज रफ्तार जमाने में अब पुराना हो चुका है? क्या इसकी अहमियत खत्म हो गई है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे आखिरी हिस्से में और देखते हैं कि समाज भले ही कितना बदल गया हो, लेकिन संयुक्त परिवार के जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी कितने काम के हैं। तो आखिर ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मुश्किल समय में ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये बच्चों और घर के बड़े बुजुर्गों के लिए एक ऐसी देखभाल की व्यवस्था है जिसका कोई मोल नहीं। और सोचिए, होली दिवाली जैसे त्योहारों पर जो एकता और खुशी का माहौल बनता है, वही तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखता है। तो अंत में बस इतना ही याद रखना है कि संयुक्त परिवार सिर्फ साथ रहने की एक जगह नहीं है। ये सहयोग, सुरक्षा और संस्कारों का एक जीता जागता प्रतीक है। एक ऐसी विरासत जो शायद वक्त के साथ अपना रूप बदल रही है, पर जिसकी आत्मा, जिसकी रूह आज भी भारतीय समाज के दिल में धड़कती है। भारत में लोकतंत्र की अब ये सिर्फ वोट देने या सरकार चुनने तक की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे समाज की, हमारी पहचान की आत्मा है। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र का असल मतलब क्या है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि असली ताकत, जो फाइनल पावर है, वो किसी राजा या किसी एक नेता के हाथ में नहीं है। वो हम सब के, यानी देश के आम नागरिकों के हाथों में है। और हाँ, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का कोई सिस्टम भर नहीं है। नहीं, ये तो हमारे अधिकारों का, हमारी जिम्मेदारियों का और उस बराबरी के सपने का प्रतीक है जिसके लिए हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। तो चलिए सबसे पहले इसी को खोलकर समझते हैं। ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी आखिर है क्या? ये शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है?
अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहां जनता ही मालिक है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा हर हाल में जनता को जवाब देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी फैसला आखिरकार जनता की मर्जी से ही लिया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि वो कौन से मजबूत खंभे हैं जिन पर हमारे लोकतंत्र की ये शानदार इमारत टिकी हुई है। यही वो चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की कुछ खासियतें हैं। पहली, यहां जनता ही सबसे ऊपर है। दूसरी, हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार और आज़ादी मिली हुई है। तीसरी, यहां हर तरह की संस्कृति और भाषा, मतलब हर तरह की विविधता का सम्मान होता है। चौथी, चुनाव निष्पक्ष होते हैं। और पांचवी, हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी पूरी तरह आज़ाद है ताकि संविधान की रक्षा हो सके। अब देखिए, भारत में लोकतंत्र 2 लेवल पर काम करता है। एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें हम सांसद और विधायक चुनते हैं जो हमारी आवाज बनकर संसद या विधानसभा में फैसले लेते हैं। और दूसरा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये हमें गांव की ग्राम सभाओं में देखने को मिलता है, जहां लोग खुद मिलकर सीधे अपने गांव के लिए फैसले करते हैं। पर एक मिनट, लोकतंत्र हमारे लिए इतना जरूरी है क्यों? इससे हमारी जिंदगी में असल में क्या फर्क पड़ता है? आइए अब ये जानते हैं। देखिए, लोकतंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो सिस्टम है जो हमें अधिकार और बोलने की आज़ादी देता है। ये समाज में बराबरी और न्याय को बढ़ावा देता है। यही है जो सरकार को जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है, और ये पक्का करता है कि देश का विकास किसी एक की मर्जी से नहीं बल्कि सबकी सहमति से हो। लेकिन एक बात है, ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारे लोकतंत्र के रास्ते में भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और सवाल यही उठता है कि क्या ये रास्ता बिना मुश्किलों का है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र के इस खूबसूरत सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते में कई बड़ी रुकावटें हैं। ये चुनौतियां हैं कौन सी? एक तो है भ्रष्टाचार, जो हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। दूसरी, लोगों में अपने अधिकारों और सही उम्मीदवार को लेकर जागरूकता की कमी। तीसरी, समाज में आज भी मौजूद जातिवाद और असमानता। और चौथी, बढ़ता हुआ राजनीतिक बंटवारा जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। हालांकि इन मुश्किलों के बावजूद तस्वीर पूरी तरह से निराश करने वाली नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? हम सब मिलकर अपने लोकतंत्र को और मजबूत कैसे बना सकते हैं? आज के दौर में हम कुछ बहुत अच्छे बदलाव भी देख रहे हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया ने आम आदमी को अपनी बात रखने की जबरदस्त ताकत दी है। देश का युवा अब राजनीति में पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम ये समझ रहे हैं कि अच्छी शिक्षा ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली नींव है। तो एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, सिर्फ वोट डाल देना ही काफी नहीं है। हमें सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठानी होगी, सरकार से सवाल पूछने होंगे और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को हर हाल में बचाना होगा जो हमें एक साथ जोड़कर रखते हैं। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार चलाने का तरीका नहीं है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है और ये हम सब की एक साझी जिम्मेदारी भी है। धर्मनिरपेक्षता। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, इसके बावजूद हम एक राष्ट्र हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलना शुरू होता है जब हम भारत के अनोखे सामाजिक ताने-बाने को समझते हैं। ये हमेशा से ही एक ऐसी जमीन रही है जहां अनगिनत विश्वास, अनगिनत आस्थाएं और संस्कृतियां एक साथ फली फूली हैं। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी हकीकत है। अब जाहिर है, जब इतनी विविधता हो तो समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए एक बहुत ही खास सिद्धांत की जरूरत तो पड़ेगी ही। और वही खास सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो मजबूत धागा है जो भारत के इतने सारे रंगों वाले ताने बाने को एक साथ जोड़कर रखता है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सीधा सा मतलब है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो किसी भी एक धर्म को खास दर्जा नहीं देगी, बल्कि सभी नागरिकों और उनके विश्वासों के साथ बिल्कुल बराबरी का बर्ताव करेगी। हाँ, ये पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से थोड़ा अलग है, जहाँ धर्म और राज्य के बीच एक सख्त दीवार होती है। भारत में तो राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है। और ये जो सोच है ना,
इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये हमें सर्वधर्म समभाव के विचार में साफ दिखती हैं, जिसका मतलब है कि सभी धर्मों के रास्ते भले ही अलग-अलग हों, पर सबकी मंजिल एक ही है। तो ये धर्म के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का दिल से सम्मान करना है। तो ये जो इतना खूबसूरत विचार है, ये सिर्फ एक फिलॉसफी बनकर नहीं रह गया। चलिए देखते हैं कि कैसे इसे हमारे संविधान और समाज की नींव का पत्थर बनाया गया। अब ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका था। वैसे तो धर्मनिरपेक्षता की भावना भारत की आत्मा में हमेशा से ही थी, लेकिन 1976 में हुए 42वें संशोधन ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में आधिकारिक तौर पर जोड़ दिया। मतलब जो बात पहले से थी, उसे अब लिखित में पक्का कर दिया गया। और ये पूरा सिद्धांत 4 मजबूत खंभों पर खड़ा है। पहला, हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। दूसरा, राज्य की नज़र में सबकी बराबरी। तीसरा, आपसी सहिष्णुता और शांति। और चौथा, जो बहुत ज़रूरी है, वो है धर्म को राजनीति से अलग रखना। लेकिन देखिए, कोई भी बड़ा और महान आदर्श हो, उसे चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। और असली दुनिया में धर्मनिरपेक्षता के इस ताने बाने की भी कई बार परीक्षा होती है। यहाँ आदर्श और असलियत के बीच का संघर्ष साफ दिखता है। एक तरफ हमारा लक्ष्य है सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता जैसी चुनौतियां हैं जो समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करती हैं। और साथ ही धर्म का राजनीतिकरण भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुश्किल ही है, उम्मीद की किरण भी है। आज की युवा पीढ़ी वो ज़्यादा जागरूक है, अच्छी शिक्षा लोगों को सहिष्णु बना रही है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सब एक दूसरे की संस्कृतियों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और ये सारी बातें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को और मजबूत ही कर रही हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता सिर्फ संविधान में लिखा हुआ एक शब्द या कोई नीति नहीं है। ये असल में एक दूसरे के साथ शांति और बराबरी से जीने का एक तरीका है। और यही वो तरीका है जो हमारी विविधता को हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। चलिए आज समझते हैं हिंदू सामाजिक संगठन के पीछे के गहरे फलसफे को। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? तो आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हिंदू दर्शन इसका क्या जवाब देता है। असल में इसे एक ऐसे कंप्लीट सिस्टम की तरह डिजाइन किया गया है जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की यात्रा में उसे गाइड करता है। मतलब पर्सनल ग्रोथ से लेकर सामाजिक जिम्मेदारियों तक सब कुछ इसमें शामिल है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके 2 सबसे बुनियादी पिलर्स, 2 स्तंभों को जानना होगा, धर्म और कर्म। यही वो सिद्धांत हैं जो पूरे ढांचे को चलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई रिचुअल नहीं है। इसे एक नैतिक कंपास की तरह समझिए, एक गाइड जो हमारे हर काम को दिशा देता है और समाज में एक बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। और फिर आता है कर्म का सिद्धांत। ये एक तरह से नैतिक जवाबदेही का नियम है। हर एक्शन, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका एक नतीजा जरूर होता है। और इसी कर्म के चक्र से पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जुड़ा है, जो एक्शन और उसके नतीजे की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। यहाँ पर धर्म और कर्म के बीच का कनेक्शन और भी साफ हो जाता है। अगर धर्म एक तय रास्ता है, तो कर्म उस रास्ते पर चलने का नतीजा है। मतलब धर्म आपको रास्ता दिखाता है और कर्म ये तय करता है कि उस रास्ते पर चलने से क्या होगा। अब इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर ये दर्शन किसी व्यक्ति के जीवन की यात्रा को भी एक स्ट्रक्चर देता है। इसे आश्रम व्यवस्था के जरिए समझाया गया है। तो जिंदगी को 4 हिस्सों में, 4 स्टेजेस में देखा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, यह है सीखने का, डिसिप्लिन का समय। फिर आता है गृहस्थ, जब इंसान परिवार, करियर और समाज की जिम्मेदारियां उठाता है। तीसरा है वानप्रस्थ, जब धीरे धीरे दुनियादारी से मन हटाकर आध्यात्मिक चिंतन शुरू होता है। और आखिर में है संन्यास, मतलब सब कुछ त्याग कर सिर्फ मोक्ष की खोज। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड प्रोग्रेशन है। इन स्टेजेस के साथ साथ जिंदगी के 4 मकसद भी तय किए गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और देखिए, इस फिलॉसफी की खूबसूरती ये है कि ये इन सभी को जरूरी मानती है। इन सब के बीच एक बैलेंस बनाने पर जोर देती है, जिसमें मोक्ष को आखिरी मंजिल माना गया है।
चलिए अब किसी एक व्यक्ति की यात्रा से थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि बड़े लेवल पर समाज का स्ट्रक्चर कैसा है जो पूरे समुदाय को एक साथ रखता है और सपोर्ट करता है। इस सामाजिक ताने बाने के सेंटर में है जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। इसे एक फंडामेंटल यूनिट की तरह देखा जाता है जो न सिर्फ स्टेबिलिटी और सपोर्ट देता है बल्कि हमारे कल्चरल वैल्यूज और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसके बाद जिक्र आता है वर्ण व्यवस्था का, जिसे सोर्स मटेरियल में समाज की अलग अलग भूमिकाओं के लिए एक सिस्टम की तरह बताया गया है। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था समाज में काम का बंटवारा करना। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। दार्शनिक तौर पर इसका आधार जन्म नहीं था। सोर्स मटेरियल साफ कहता है कि ये व्यक्ति के गुण यानी उसकी काबिलियत और उसके कर्म यानी उसके काम पर आधारित थी। मकसद सिर्फ समाज को एक व्यवस्थित तरीके से चलाना था। तो वो कौन से नैतिक सिद्धांत हैं जो इस पूरे सामाजिक ढांचे में आपस में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी हैं? चलिए ये भी देखते हैं। सामाजिक सद्भाव का आधार है अहिंसा यानी किसी को नुकसान न पहुंचाना और सहिष्णुता यानी टॉलरेंस। इन सिद्धांतों का मकसद ही यही है कि एक डाइवर्स समाज में जहां अलग अलग तरह के लोग रहते हैं वहां शांति और आपसी सम्मान बना रहे। और ये श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः इस पूरी फिलॉसफी का सार है। ये सामूहिक कल्याण की भावना को दिखाता है जहां भाषा या परंपरा में चाहे कितनी भी भिन्नता हो पर कामना सबकी खुशी की ही की जाती है। तो हमने इस पूरे सिस्टम के ढांचे को समझा। अब संक्षेप में देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या है और आज के समय में इसकी क्या अहमियत हो सकती है। कुल मिलाकर इस सोर्स मटेरियल में हिंदू सामाजिक संगठन को एक ऐसे दार्शनिक खाके के रूप में दिखाया गया है जो जिंदगी के हर पहलू को बैलेंस करने की कोशिश करता है, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो या फिर स्पिरिचुअल हो। और यहीं पर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की ये जो भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, क्या इसमें एक बैलेंस्ड और नैतिक जीवन जीने के लिए इस प्राचीन ब्लूप्रिंट से कुछ सीखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?